I am like crumbling under pressure at every single stages of this exam. I won't be denying that. अभी तो रिज़ल्ट को सिंक इन कर रहा हूँ, फिर मैं वापस से स्ट्रैटेजाइज करूँगा, इंट्रोस्पेक्ट करूँगा कहाँ कमी रह गई थी। भी ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इस प्रिपरेशन में ही इतने घुस जाए कि हमारे दोस्त पीछे रह गए, हमारी फैमिली पीछे रह गई। वो आता है नेम नॉट फाउंड, नेम नॉट फाउंड, नेम नॉट फाउंड, तो वो थोड़ा सा दुख होता है, बट 4-5 दिन बाद सब सही हो जाता है। Would this be right time to tell to my parents? They are actually sleeping. So this is really off. I'm totally devastated from inside for the result. And even if we are not able to qualify the prelims, it also felt bad because here in old Rajendra Nagar to live is very expensive. जैसे कि हम यूपीएससी फील्ड में बोलते हैं, इट इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ मैराथन। हेलो एंड वेलकम टू द एज। मैं हूँ रजत केन। एक बार फिर हम आ गए हैं आपके सामने एस्पिरेंट से जुड़ी हुई कहानियाँ लेके, और ख़ास करके जब मेंस का रिज़ल्ट आया हो। क्या होता है मेंस का रिज़ल्ट, क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं, क्या प्रेशर होता है, व्हाट्स अ बज़ अराउंड मेंस। हम जानेंगे एस्पिरेंट से इस बारे में, बात करेंगे उनका अपने स्ट्रगल्स के बारे में, उनका सफ़र क्या रहा। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिन कैंडिडेट्स का, जिन एस्पिरेंट्स का नहीं हो पाया आगे, वो अपने आप को कैसे रीग्रुप कर रहे हैं। जाइएगा मत, मेरे और मेरे साथी वरुण अरोड़ा के साथ देखिएगा दी एज पर एस्पिरेंट्स के ऊपर ये खास पेशकश। हमारे साथ यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, सार्थक हमारे साथ हैं जिनका इस बार मेंस नहीं हो पाया, विक्रम हमारे साथ हैं, लास्ट टाइम मेंस दिया था। जानेंगे कि जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद जो ये पड़ाव नहीं क्रॉस कर पाए हैं, उसके बाद आगे किस तरीके से अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं और आगे कैसे इनका प्लान रहेगा। सार्थक, फर्स्ट ऑफ ऑल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, बट स्टिल आप मेंस तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। व्हाट अहेड नाउ? हाँ, अभी तो रिज़ल्ट को सिंक इन कर रहा हूँ, फिर मैं वापस से स्ट्रैटेजाइज करूँगा, इंट्रोस्पेक्ट करूँगा कहाँ कमी रह गई थी, एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर आई विल बाउंस बैक। दैट्स वंडरफुल। ये बताइए कि आपका पूरा जो सफ़र रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपरेशन, क्लियरिंग प्रीलिम्स और उसके बाद मेंस तक आए आप। हाँ। तो आपने आपका पहली बात ये बताइए कि मेंस आपका कौन सा अटैम्प्ट था ये? हाँ। और क्या इसके पहले भी आपके साथ हाँ, ऐसा मैंने एक मेंस और पहले भी दे रखा था 2023 में, और फिर लास्ट ईयर प्रीलिम्स नहीं हुआ था। इस बार फिर से मैंने मेंस दिया है, तो वो भी होपफुली वो भी क्लियर नहीं हुआ है। सो देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम में भी। हाउ टफ इज़ दिस जर्नी? हाँ, दिस इज़ अ वेरी टफ जर्नी बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक स्टडीज़। यहाँ पे पूरा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, मोटिवेशन, डेली मोटिवेशन देना पड़ता है। जैसे कि हम यूपीएससी फील्ड में बोलते हैं, इट इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ मैराथन। तो हमें काफ़ी ईयर पूरा मोटिवेटेड रहना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है। डिफरेंट प्रीलिम्स के लिए अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मेंस के लिए अलग, इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी पूरी डेवलप करनी पड़ती है, तो ऐसा रहता है पूरा। So basically, if we summarize, so it's prelims, mains and life. What you would say is tougher than the three? हाँ, वैसे तो टफ़र तो जैसे प्रीलिम्स भी काफ़ी टफ होता है बिकॉज मैक्सिमम क्राउड उसमें ही आउट हो जाता है। हाँ, बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज इज़ मेंस बिकॉज उसके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं और वो काफ़ी वैल्यू करते हैं आपकी रैंक डिसाइड करने में मेंस। तो मेंस भी काफ़ी टफ रहता है। कंपटीशन भी हेल्दी स्टूडेंट्स का रहता है क्योंकि ऑलरेडी एक फेज़ क्लियर करके जो आता है वो अच्छा क्राउड आता है, मतलब स्टूडियस बच्चे रहते हैं, ऑलरेडी दे हैव क्लियर्ड वन स्टेप। सो मेंस भी काफ़ी टफ रहता है। कितना प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर? घर में बताया होगा आपने, क्या रिएक्शन रहा होगा? तो घर वाले तो जैसे फैमिली तो दे विल ऑलवेज सपोर्ट, लेकिन उनकी भी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि एग्ज़ाम क्लियर हो, ये हो। वो भी अलग फेस है, वो भी डील करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक फेलियर, फैमिली को भी थोड़ा सा रहता है, लेकिन फैमिली तो हमेशा सपोर्ट ही करती है ओवरऑल। लेट्स नॉट कॉल इट अ फेलियर, ये एक पड़ाव है। इट्स जस्ट यू हैव बेसिकली लर्निंग फेज। या विक्रम, लास्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। किस तरीके से आप अब अगले जो एग्ज़ाम देंगे उसको देख रहे हैं?
नहीं, मैंने लास्ट ईयर ही ये एक बार डिसाइड कर ली थी कि अब मैंने कहीं पे और स्टेबल होना है, कि मुझे लगा कि एक बहुत लंबी रेस है, मतलब कि साथ आपको 9 घोड़ों पे बैठना है एक साथ में। ऐसा नहीं कि आपके GS 1 2 3 4 अच्छे हो और अगर आपका ऐसे अच्छा नहीं है तो आपका हो जाएगा। आपको 9 के 9 सब्जेक्ट अच्छे से देने पड़ेंगे। तो मैं तो डिसाइड कर रहा था कि पहले मैं कोई भी अपना स्टेट का एग्ज़ाम दूँ या मैंने कहीं पे स्टेबल होना है, बिकॉज़ मुझे लगा था कि आपकी लाइफ से ऊपर तो कुछ नहीं है, ये भी एक एग्ज़ाम है। बट हम जिस जगह पे रह रहे हैं ORN में, यहाँ पे एक हाइप बन चुकी है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को नहीं कर रहे तो आपकी लाइफ एक जगह पे रुक गई है। तो बस मैंने फिर यही डिसाइड करा था कि अपना कोई और एग्ज़ाम दूँ, मैं कहीं पे स्टेबल हूँ, एक मेरी फिक्स इनकम आ जाए, उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर लूँगा। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, तो उसका माहौल कैसा है वहाँ पे, किस तरह का प्रेशर, वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है? नहीं, यहाँ पर ORN में अगर आप देखो कि हम ORN में आए किस लिए हैं, इसीलिए हैं क्योंकि ये एक हब मानते हैं, इसको मक्का मानते हैं UPSC का। बट अब जैसे आप ORN से बाहर जाते हो आपको लगता है कि यार लाइफ और भी तो है। अब हमारे कहीं और दोस्त है, ठीक है, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं कि वो UPSC करके ही करें हैं। फिर हमें समझ में आया कि हम थोड़ा बैलेंस करके चलना है, कि कभी ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इस प्रिपरेशन में ही इतने घुस जाएं कि हमारे दोस्त पीछे रह गए, हमारी फैमिली पीछे रह गई, और प्रिपरेशन करते करते कभी इतनी एज हो जाती है कि हमें लगता है कि हमारी मैरिजेस लेट हो रही है। तो क्योंकि हमारी फैमिली भी तो साथ में, उनकी उम्र भी तो बढ़ रही है और उनको भी हेल्थ इश्यूज़ आती हैं टाइम टू टाइम। तो फिर मैंने यही सोचा था कि अब बाद में करूँगा मैं UPSC। So it's like a gamble, you know, कि where very less people are got selected every time, and we prepare wholeheartedly for the more than a year, because you see from May, exactly from May we give the prelims. After that we wait for the mains result. After that, when mains result came out, and we get to know that we are selected for the mains and we have to write it. Then the whole struggle, we have to give exam again and again, prepare very hard for it. And suddenly when we got to know about that we did not qualify, it very saddened, you know. We got disappointed in ourselves. We prepared so hard but we did not qualify. It's like a very sad moment for everyone. And it feel very bad. And even if we are not able to qualify the prelims, it also felt bad, because here in old Rajendra to live is very expensive. Right. Around 14-15K I give for a single room, single bed, and other than electricity and all that other expenses and all. So it's almost around 30 to 35K every month, which is a, you know, a burden, I can call it burden on our parents, which give us money every time, and they have a hope we can qualify it. But I don't know what went wrong every time. No, I certainly understand, and you know, I wish you all the best Thank for the you. next time, and so your friend. लेकिन एक बात मुझे बताइए कि आप रीग्रुप कैसे करते हैं, किस तरीके से once you get the failure, किस तरीके से रीग्रुप करते हैं, कितना टाइम लगता है उस एक ट्रॉमा ऑफ फेलियर से निकलने में? और यू नो, क्योंकि यहाँ आपने बताया कि देयर इज़ अ प्रेशर ऑन यू फ्रॉम द फैमिली, देयर इज़ ऑल्सो peer pressure. Yeah, peer pressure also. Yeah. See, it depends on person to person. In my case, I can tell you honestly, this time my chances are high according to me. I have done very well, but unfortunately I'm not able to qualify. And when the result came of the prelims, I got disheartened for almost 2 weeks. I am not able to focus on my studies, on everything, not able to talk to my peer people, because somewhere you got lost कि you have studied so hard, but in the end result is negative. But after that, then again your friends, your family help कि you can do it again, you can try, give one more attempt, maybe this time you get succeed. So it's all about कि how much motivated you are in the journey. Right. It's all about motivation, all that spark which you have in yourself. And yeah, most of the people here give attempts again and again after failing, because there is this hope that they can get succeed. And the position which they get after qualifying this exam, that's something to them, something to me. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हो और अपने फ्रेंड्स को नेगलेक्ट कर रहे हो. मतलब सिर्फ बैलेंस बना के चलना पड़ता है, आपका हेल्थ का, आपकी पढ़ाई का, और फिर फैमिली रिलेशंस एंड ऑल, ये सब कुछ को एक मेंटेन करके बहुत प्रेशर होता है इस चीज़ का सबके ऊपर. Thank you, Harsh. तो बेसिकली यू नो, इन द समरी ऑफ व्हाट हर्ष टोल्ड अस, बेसिकली यही है UPSC की ज़िंदगी, प्रीलिम्स, मेंस और लाइफ में फेलियर भी होते हैं, सक्सेस भी होती है, बट कितना जल्दी आप उस फेलियर से रीग्रुप करते हैं अपने आप को, कितना जल्दी उबार पाते हैं
ताकि आप फिर से एक बार फिर से यूपीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के शुरुआती चरण से शुरुआत करें। आगे भी हम ऐसी कई ओपिनियंस या कहीं कई रिएक्शन आपके सामने इस फीचर में लाते रहेंगे। सो वी हैव सुमित विद अस, जो एस्पिरेंट हैं खुद भी और बीपीएससी के मेंस देंगे आप, मेंस की स्टेज पे हैं। मैंने 3 मेंस दे रखा है। ओके अभी मतलब बीपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आना है। आई एम होपिंग कि हो जाए। सो व्हाट इज़ इट लाइक जब मेंस का रिजल्ट आता है? किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। सो हाउ डज इट फील लाइक? इट विल टेक टाइम। मैं 2022 से प्रिपेयर कर रहा हूँ। ऑलरेडी 3 साल हो गए हैं, चौथा साल आने को है। तो फिर से एक रिजल्ट मतलब फेलियर के बाद फिर से शुरू करना, फिर से वही चीज़ें लगा, तो ये मतलब नहीं होता है। लाइफ साइकिल टाइप चलते जाता है, बार बार रिपीट मोड पे, जब तक कि फाइनल रिजल्ट वो लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है। मैंने 3 टाइम से रिजल्ट नॉट फाउंड वाला वो देख रहा हूँ। जब तक वो चेक करते हैं बार बार, वो आता है नेम नॉट फाउंड, नेम नॉट फाउंड, नेम नॉट फाउंड। तो वो थोड़ा सा दुख होता है, बट 4-5 दिन बाद सब सही हो जाता है, फिर से उसी साइकिल पे। मेरा लास्टली पूछना है कि जो फेलियर है, खासकर कि ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, कोई भी जो आपका स्टेट सिविल सर्विस हो गया है, जो फेलियर्स हैं वो क्या सिखाते हैं? आई नो इट मे साउंड लिटिल प्रोफेटिक, लेकिन ये मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव अगर उस लिहाज से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को भी सोचना। हाँ, अगर आपके पास बैकिंग हो, पेरेंट्स का बैकिंग हो, तो वो अब ओवरकम कर जाते हैं जल्दी। ठीक है, एक वो बार बार फेलियर से आप किस स्टेज पे फेल हो रहे हो, कहाँ फेल हो रहे हो, बार बार रेक्टिफाई करते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर आगे आने वाले एग्ज़ाम में उसको अप्लाई करते हैं। मे भी टूट जाएगा आगे ये जाके। हमारे साथ सुमित कुमार हैं, पटना से यहाँ पे आए हैं निजी कारण से, लेकिन सबसे अच्छी बात जो उन्होंने बताई है कि ये अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं यूपीएससी के लिए। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रणाम जी। बस ये पूछना चाहूँगा कि क्या प्रेरणा रही जिसके कारण आपने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया? थोड़ा बताएंगे हमें अपने बारे में। जी सर। प्रेरणा सर यही है कि अभी की डेट में एजुकेशन सबसे पहले ज़रूरी है, और एजुकेशन में यदि हम सब तो अपने लाइफ में यदि पढ़ाई अपने लाइफ में नहीं कर पाए, हमारी वाइफ जो है वो यूपीएससी कर रही है, और हम चाहते हैं कि वो यूपीएससी करे, मेरे परिवार और मेरे सारे फैमिली का नाम रोशन करे, और उनसे बहुत उम्मीद है कि वो जिस चेहरे में हम उनको देखना चाहते हैं वो चेहरा मेरे नज़र के सामने में वो जल्द से जल्द आए। यूपीएससी जो है सर, यूपीएससी की जो पढ़ाई जो होती है सर, वो बहुत कठिन होती है। उसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ को पकड़नी पड़ती है, और उसको पकड़ के अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में सेट करनी पड़ती है। सुमित जी, ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आपकी वाइफ ने एग्ज़ाम दिया है यूपीएससी का, जी। 2 बार दिया आपने बताया। 2 बार दिया है। तो आज मेंस का रिज़ल्ट आया है, और ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसमें कई बार या कहें कि बहुत धीरे धीरे और बहुत कम टाइम में ही, माफ़ कीजिएगा, बहुत ही धीरे धीरे सक्सेस मिलती है। कई बार फेलियर्स होते हैं। तो ऐसे में जब आपकी वाइफ का नहीं हो पाया, आप कैसे उनको प्रोत्साहन देते हैं? देखिए, ये जीवन है भैया, ठीक ना, ये जीवन है। जीवन में चढ़ाव और उतराव दोनों होता है। यदि सीढ़ी चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमको उस सीढ़ी चढ़ने में कहीं ना कहीं हमको परेशानी ज़रूर होती है, मगर हम जितनी बार गिरेंगे उतना बार मेरे पास अनुभव होगा, और उतना बार हम और आगे चढ़ने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी वो चीज़ है, यूपीएससी सबकी समझ की बात नहीं है। यूपीएससी वो चीज़ है कि जो इंसान अपने आप पे भरोसा रखता है वही इंसान विजय पाता है भैया। हम बात कर रहे हैं ORN के एस्पिरेंट से, और ख़ास कर की जो बज़ है मेंस एग्ज़ाम के बाद। रिज़ल्ट कई लोगों के लिए सक्सेसफुल रहा, कई लोगों के लिए अनसक्सेसफुल रहा। फेलियर्स नहीं कहेंगे, एक फेज़ कहेंगे इस चीज़ को। आप बताइए कि did you sit for mains this time around? No, not this time, but for 2024 mains, तो निशांत, लास्ट टाइम जब आप बैठे थे और उस टाइम पे आपका रिजल्ट कैसा रहा था? It was very unexpected actually. I prepared my GS paper 1 and GS paper 3 very nice. I was expecting really good marks over there, but you won't be believing. And the GS paper 2 was not so well done. So I was expecting give me just pass marks, so the rest of my paper get checked. But it happened really
It was really dramatic because GS paper 2 I scored 92 marks and GS paper 1 76 and GS paper 3 I guess it was 68 or 63 or something like that. So one thing which was very much peculiar for GS paper 1 because geography is my optional. So GS paper 1 and GS paper 3 I was writing answers to impress the examiner basically. And GS paper 2 I just read whatever I read for prelims. Now I just drop it down on the paper. I finished my paper in 2 hours 40 minutes somewhere around and I scored 92 marks in that. Tell me about it, how it is possible. I was expecting just give me 50 marks, that's it, so that other papers, all of my other papers get checked. So this is what is happening. You don't expect what is happening and all. There have been people, I had a friend who had dengue last year and he just lost mains for 3 marks. He got 67, right? 67 marks, 67 marks in essays. Who used to score 120 marks in essays and all that. I was expecting so much about that guy. Oh my god, at least he will be writing. I was hoping he would be in top 10 ranks or something like that, and he didn't do this. One of my friend who was having like, it was his last attempt and all, I was expecting so much from him. Seriously, it was literally devastating for me first of all. You know, na? So everything is going really south around it. There are some people who sail through it. Very few people I know who actually cleared it, the paper, but still it was. And you are asking me how it feels. Go and ask those people ki how would they be telling their parents about it, because the result was at 10 p.m. I got calls from 3 to 4 of my friends. They all called me and asked me one single question: would this be right time to tell to my parents? They are actually sleeping. So this is really off. You know, I'm totally devastated from inside for the result. So that's the pressure you're talking about. It's not on us basically. It's our exam. Leave it to us basically. Every single person around you is involved in this paper. That is the real pressure if you ask me. We fail, we don't care about it to be honest. But how we would be telling other people that we failed, that is really devastating. You can't see that pain in your parents' eyes. Go see that. You will feel like, yaar, I am not feeling that much pain. It's them who are feeling, and this is really devastating for student basically. Vikas, how about it? Like, you know, last time आपने भी मेंस दिया था 2 साल पहले और जब आपका नहीं हो पाया उसमें, so how did you regroup? किस तरीके से आपने फिर से एक बार जो है, you know, to hit the ground running, कैसे किया आपने? like it was like I failed and because that was my first attempt, so I was like, okay, I will give one more attempt, and next time I failed in prelims due to some obvious reasons, and in my third attempt this year again I failed due to some personal reasons actually. So it was like if you decided that you need to like you are going to prepare for UPSC, then you don't count the attempts, because I know people who cleared in 6 attempts, I know people who cleared in 5th attempt, so I don't count the attempts actually. I'm clear कि हाँ ओके नहीं हुआ, दूसरी बार देना है तो देना है, इसको क्या ही है. तो आप पे कितना प्रेशर रहता है इस चीज़ का कि आई अंडरस्टैंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग यू सेड कि अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दैट टू लाइक इट्स हाईली कम्पिटिटिव, तो इसमें आप अटेम्प्ट में देखिए, एंड रिज़ल्ट देखिए, बट स्टिल जो कैंडिडेट्स एंड रिज़ल्ट के निकटतम पहुंचने वाले होते हैं, दैट मीन्स कि उनके अटेम्प्ट इतने नहीं बचे हैं या लास्ट में हो, क्या प्रेशर रहता है? प्रेशर तो रहता है एक्चुअली. मेरा भी एक सीनियर है, तो उसने 3 इंटरव्यू दिए हैं बैक टू बैक, और अब उसका लास्ट अटेम्प्ट आ गया है. इस बार उसने अटेम्प्ट नहीं दिया, तो प्रेशर ऐसा रहता है कि 22-23 की एज में आप शुरू करते हैं और अब आप 29 और 30 के हो चुके हैं, और एंड द ओनली एग्ज़ाम यू प्रिपेयर्ड फॉर वाज यूपीएससी सिविल सर्विसेज, तो अदर एग्ज़ाम आपने सेक्रीफाइस कर दिया, तो प्रेशर तो रहता है, फैमिली के साइड से रहता है. अब लाइक वो बहुत सेक्लूडेड रहने लगते हैं लोग, क्योंकि ऐसे आंसरेबिलिटी हो जाती है ना. लाइक इफ़ यू फेल्ड तो आपको 50 लोग को बोलना पड़ेगा कि हाँ फेल हो गया. सो प्रेशर तो वही एक प्रेशर रहता है. I am like crumbling under pressure at every single stages of this exam. I won't be denying that. I cry at 3 a.m. and call my parents that I am not able to sleep for last 2-3 days before examination. This is how I am handling pressure. They are like, don't go to the paper. So what's the way out? So basically, what's a message for those who haven't been able to, you know, basically your message for those who haven't cleared this time means? You are devastated. You have to absorb the shock. You work a lot, and there is nothing anyone could do about it. Trust me, it's your pain. You have to learn to deal with it.
No one is going. Everyone will be saying, "Yeah, come on, it's okay. Give it again and all that." We know how much we have worked for it. It's really pathetic feeling. I can't tell you. Like you are, it's subjective paper. So you're hoping for the best. You make two ends. This is the minimum I could get. This is the maximum that could happen. There are two brackets, and you are always optimistic about it. It's your battle. You have to learn to deal with it. It's very much higher emotional quotient game. It has very this examination per se is very has to do very less with IQ and very much with EQ. Emotional quotients you have to be really good at. That is very much prerequisite to this. That's a exam. wonderful thing you've told me. You also agree with a friend कि यहाँ पे इस पूरे एग्ज़ाम में सिर्फ IQ नहीं EQ की भी इक्वली इम्पोर्टेंस है. एग्जैक्टली क्योंकि हाँ आप जब IIT का एग्ज़ाम देते हैं तो IQ ज़्यादा मैटर करता है, पर UPSC का जो एग्ज़ाम है क्योंकि सारे जनरल सब्जेक्ट्स ही होते हैं, 12th तक का ही आता है सारा सब कुछ, एक ऑप्शनल को छोड़ दिया जाए जो कि ऑनर्स तक का आता है, तो EQ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है कि आपको चीज़ों के साथ ज़्यादा डील करना है, दोस्त कैसे बनाने हैं, फैमिली के साइड से कुछ प्रेशर आए वो कैसे हैंडल करना है, डिसिप्लिन कैसे रहना है पूरा टाइम, तो डेफिनेटली EQ ज़्यादा मैटर करता है. That's important. Thank you, Nishan. Thank you, Vikas. Wish you all the best in your next attempt. I hope you guys become I'm working hard. officers. Yeah. So, यही थे हमारे साथ UPSC एस्पिरेंट. इस वाले एपिसोड में हमारा पड़ाव यहीं ख़त्म होता है. हमने आपको बताया किस तरीके से मेंस के अराउंड जो रिज़ल्ट आया है मेंस का, क्या कहना है एस्पिरेंट्स का, जिनका हुआ है उनका क्या कहना है, जिनका नहीं हुआ है उनका क्या कहना है. कई लोगों ने हमसे कैमरे पे बात नहीं की लेकिन बताएं अपने स्ट्रगल्स के बारे में जिनका नहीं हो पाया है. ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें स्ट्रगल जो है एक इनफाइनाइट स्ट्रगल है. अगर आप स्ट्रगल की बात करें, इनफाइनाइट प्रेशर है, लेकिन साथ में ये एक लाइफ लेसन भी है किस तरीके से अपने इमोशंस, अपने स्ट्रगल, अपने फेलियर्स, अपने सक्सेस, इसको आप बैलेंस करके रखते हैं. कुछ ऐसी ही अन्य कहानियाँ एस्पिरेंट से जुड़ी हुई हम अपनी सीरीज़ में आपके सामने लाते रहेंगे. मेरे साथ कैमरा पर्सन वरुण अरोड़ा, मैं रजत केन, reporting for The Edge from Delhi. See you soon in our next episode with similar stories around the aspirants. Thank you for watching this episode.